आज की वीडियो में हम महाजनपद काल और 16 महाजनपद हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सिकंदर के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। महाजनपद काल जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक है। उसके बारे में जानेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने वैदिक काल और वैदिक काल के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे, जो कि कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अत्यंत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। तो साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजुकेशनल हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। भारत में क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को क्या कहते हैं? महाजनपद काल कहा जाता है। आज से लगभग 2600 ईसा पूर्व के 2600 वर्ष पहले के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। तो इस काल में क्या हुआ था? भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य एवं गणराज्य बने। इस समय अनेक नए धार्मिक विचारों का भी शुरुआत हुआ। साथ ही साथ खेती, व्यापार, उद्योग धंधे एवं नगर, बड़े बड़े नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। इसी प्रकार क्या हुआ? राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में बदलाव हुए, और वह किस प्रकार के थे और किन कारणों से आए, जो ये सब बदलाव आए, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वैदिक काल में हमने पढ़ा था पिछले पाठ में कि गंगा यमुना और नदियों के मैदानों में खेती होने लगी थी, और खेती होने लगी थी तथा वहां कई जनपद क्या हो गए थे? बन गए थे। अब आगे जानते हैं महाजनपद काल। तो जो जनपद बन गए थे वे क्या हो गए? धीरे धीरे इन जनपदों का विकास क्या होने लगा? तेजी से होने लगा, और गंगा यमुना के जो उपजाऊ मैदान क्षेत्र थे वहां पे क्या होने लगी? फसलें अच्छी होती थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? दक्षिण बिहार के जनपदों की शक्ति बढ़ने लगी और वे दूसरे जनपदों को जीतने लगे या जीत लिया। ऐसे ही शक्तिशाली और बड़े जनपदों को क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। और उस समय की बात बताने वाले या ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं बच्चों कि जो भी पुराने समय की बातें हैं, हमने इतिहास के स्रोत पाठ में पढ़ा था कि पुराने समय की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर अवश्य देख सकते हैं। तो ग्रंथों के अनुसार क्या हुआ? उस समय के दिनों पूरे भारत में कितने थे? 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद थे, और ये सभी महाजनपद क्या थे? अत्यंत ही ज्यादा प्रभावशाली थे। तो इन 16 महाजनपद कौन कौन से थे उनके बारे में जानते हैं, और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। पहला महाजनपद है अंग। उसकी अंग की राजधानी थी चंपा। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। काशी, काशी महाजनपद का राजधानी था वाराणसी। वत्स, कौशाम्बी। वज्जी महाजनपद का राजधानी वैशाली या मिथिला। कोसल, एक महाजनपद जिसका राजधानी था श्रावस्ती। अवंती, अवंती का राजधानी उज्जैनी। महिष्मती। मल्ल, एक महाजनपद जिसका राजधानी था कुशावती। पांचाल, अहिछत्र या काम्पिल्य। चेदी, शक्तिमती, चेदी की राजधानी। कुरु, कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, इनका राजधानी था विराटनगर।
कंबोज महाजनपद का राजधानी था हाटक। सुरसेन एक महाजनपद, इसका राजधानी था मथुरा। अश्मक महाजनपद का राजधानी था पोटली या पोतन भी कहते हैं उसी को। अगला महाजनपद है गांधार का राजधानी था तक्षशिला। अब आगे बढ़ते हैं। इन महाजनपदों में से जो महाजनपद था अंग था, कांसी था, कोसल था, मगध था, ये जो महाजनपद थे इनमें क्या था, राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, जबकि वज्जी या वैशाली कहना चाहिए, शाक्य, कपिलवस्तु, मल्ल आदि महाजनपदों में गणतंत्रात्मक या गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। तो ये राजतंत्र शासन व्यवस्था और गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो वंशानुगत पहला शब्द है आया है जो वंशानुगत, अर्थात पिता से पुत्र को मिलने वाला जो पद होता है उसे बोलते हैं वंशानुगत पद। राजतंत्र शासन व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी राजा या रानी द्वारा वंशानुगत किया जाता है। मतलब राजा का जो पुत्र है वह आगे आने वाला राजकुमार होता है और वह फिर आगे चलकर राजा बनता है। तो यह राजतंत्र शासन व्यवस्था में होता था। उसके बाद गणतंत्र शासन व्यवस्था। तो गणतंत्र शासन व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें शासन चुने हुए व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। वर्तमान में हम जान रहे हैं कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, कोई भी चुनाव जो होता है वह 5 साल के लिए होता है, फिर जनता द्वारा अगले 5 साल के लिए उनका चुनाव किया जाता है। तो यह गणतंत्र शासन व्यवस्था है के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम मगध जो एक शक्तिशाली महाजनपद था उसका उदय। तो 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक जो महाजनपद काल का है उसे कहा जाता है, महाजनपद काल कहा जाता है। और इन 16 महाजनपदों में क्या था, जो मगध था वह क्या था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके पहले हमने जाना था कि मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगृह। यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध जो साम्राज्य था उसका राजा जो था पहला वह था बिंबिसार। इनके बारे में जानते हैं। बिंबिसार क्या था, मगध का प्रमुख राजा था। उसने क्या किया था, कौशल की राजकुमारी से विवाह किया और राजकुमारी से विवाह करने के बाद इससे दहेज के रूप में उसे क्या मिला, काशी का राज्य मिला था। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहां का समर्थन पाया और उसने दूर के जनपदों से मित्रता पूर्वक संबंध रखे थे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर क्या कर लिया था, उसने अधिकार कर लिया था। बिंबिसार जो था मुख्य रूप से हर्यक वंश का शासक था और वह बौद्ध धर्म को मानने वाला या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब जानते हैं बिंबिसार की शासन व्यवस्था। बिंबिसार क्या था, एक योग्य राजा या शासक था। उसने जो उनकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह को अड़ी राजधानी बनाया, जो चारों तरफ से क्या था, पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित थी। वह अपने पढ़ेंगे, अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर क्या करता था, कड़ी नजर रखता था। उसने किसानों और व्यापारियों से नियमित कर या टैक्स वसूल करने की व्यवस्था बनाई थी। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और स्वयं राजा बन गया। अब जानते हैं अजातशत्रु जो अगला राजा बना। मतलब यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अजातशत्रु अगला राजा बना। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुड़िक था। अक्सर पूछे जाते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वे। राजा बनने के बाद
अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति को अपनाया और मगध का क्या किया, विस्तार किया। उसने वज्जी गणतंत्र में फूट डालकर उसे अपने राज्य में मिला लिया और अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ। इसके बाद जानते हैं अगला वंश जो था नंद वंश। नंद वंश के बारे में जानते हैं। इस वंश का पहला शासक था पद्मानंद। उसने अपने विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के कई राज्यों तथा दक्षिण में कलिंग जो था उड़ीसा में था, वह उसको क्या किया, जीत लिया। नंद वंश का अंतिम शासक वह था घनानंद। वह कर वसूलते समय यानी कि टैक्स वसूलते समय जनता पर क्या करता था, बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, जो घनानंद था वह। इसीलिए क्या थी, प्रजा घनानंद के शासन काल में अत्यंत ही दुखी थी। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया और युद्ध में घनानंद को मार गिराया या मार दिया और मगध में फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब जानते हैं मौर्य वंश के बारे में मुख्य बातों को। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वह कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। वह अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसने की थी, चाणक्य या कौटिल्य, उन्होंने मदद की थी और उन्हें ही चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अन्य नामों से भी ये प्रसिद्ध हुए। तो जो चाणक्य, कौटिल्य या कहना चाहिए विष्णुगुप्त, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे और इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, जिनका संबंध, एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिनका संबंध किससे है, राजनीति से है। चंद्रगुप्त जो था मगध की गद्दी पर कब बैठा, 322 ईसा पूर्व में बैठा और वह मुख्य रूप से जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह, शादी किसे करवा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया और युद्ध की जो संधि या शर्त जो रखी गई थी उसके अनुसार जो 4 प्रांत थे, कौन कौन से, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, यह युद्ध की शर्तों के अनुसार किसको की सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दे दिया। और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला एक स्थान है वहां पे बिताया और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में यहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं महाजनपदों में उस समय जनजीवन कैसा था लोगों का, राजाओं का या अन्य जो निवास करते थे उस समय में, तो उनका जनजीवन कैसा था। तो महाजनपदों में राजा क्या थे, उस समय बहुत शक्तिशाली होते थे। वे अपने राज्य में शासन एवं न्याय करते थे। अपनी सहायता के लिए राजा जो थे, अपनी बहुत सारे कार्य होते थे, बड़े राज्य, बड़ी शासन व्यवस्था थी इसके लिए, तो अपनी सहायता के लिए वे मंत्री, सेनापति एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे। इस समय गांवों में क्या होता था, एक मुखिया होता था जो राजा एवं गांव वासियों के बीच कड़ी का काम करता था। मतलब गांव से नगरों को जोड़ने का मुखिया जो है कार्य करता था।
गांव का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था और उद्योग धंधे उस समय क्या थे, विकसित थे। महाजनपद काल के ठप्पे लगे हुए आहत सिक्के, मतलब उस समय धातु, इस काल में क्या था, धातु चांदी एवं तांबे के सिक्कों का चलन शुरू हुआ और ये सिक्के धातु के टुकड़ों पर ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। तो जो ठप्पा लगाते थे उसे क्या कहते थे, आहत सिक्के कहलाते थे। ये किसानों को अपनी उपज का 6वां हिस्सा क्या करना पड़ता था, कर के रूप में या टैक्स के रूप में देना पड़ता था। यह काल धार्मिक रूप से भी काफी बदलाव का काल था। और धार्मिक रूप से क्या क्या बदलाव हुए, इसके बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। अब जानते हैं सिकंदर, एक प्रसिद्ध विश्व विजय करने निकले शासक के बारे में जानते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, 356 ईसा पूर्व में हुआ और सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा था। वह विश्व विजय, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और विश्व विजय करने निकला था और मध्य एशिया के राज्यों को जीतता हुआ 326 ईसा पूर्व में उसने पंजाब के राज्यों पर आक्रमण किया। तो जब आक्रमण किया तो क्या हुआ, कुछ राज्यों को जीतने के बाद उसका सामना पंजाब के राजा पोरस से हुआ। उस समय पंजाब का शासक पोरस के हाथों में था, शासन जो था, तो राजा पोरस से हुआ सिकंदर का सामना। और जो युद्ध हुआ उसे हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम वितस्ता का युद्ध किनके किनके बीच हुआ ये पूछा जाता है, तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच। कहा जाता है कि हारने के बाद, इसमें युद्ध में क्या हुआ, जो पोरस थे वे सिकंदर से हार गए। तो हारने के बाद जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया और सिकंदर ने उससे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने बेहिचक बिना डरे उत्तर दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो पोरस के इस जवाब से सिकंदर क्या हुआ, बहुत प्रभावित हुआ और उससे मित्रता दोस्ती कर ली। इसके बाद सिकंदर आगे और मगध की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से क्या किया, इनकार कर दिया। इस प्रकार सिकंदर को वहां से वापस लौटने के लिए विवश होना पड़ा। सिकंदर के बाद यूनान और भारतीय राज्यों के बीच नए संबंध स्थापित हुए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से महाजनपद काल और महाजनपद काल का जनजीवन, शासन व्यवस्था और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मौर्य वंश के और सिकंदर जो विश्व विजय करने निकले थे उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम नवीन धार्मिक विचारों का उदय, महाजनपद काल में किस तरीके से धार्मिक विचारों का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जैन धर्म और जैन धर्म में महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में और उनकी जो दी गई शिक्षाएं हैं उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।